जैसा कि हमको पता है कि अगर पति और पत्नी को डाइवोर्स लेना है एक दूसरे के अगेंस्ट, तो कुछ ग्राउंड्स पर ही डाइवोर्स मिल सकता है, जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में दे रखी है। सेक्शन 13 में कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे क्रुएलिटी हो गया, सेपरेशन हो गया, अडल्ट्री हो गया, या आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से जिसका अता-पता नहीं है, या उसको कोई ऐसी इनक्योरेबल डिसीज़ है जो कभी ठीक नहीं होगी, या पार्टनर अनसाउंड माइंड है। तो इस तरह के कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से डाइवोर्स ले सकता है। लेकिन अगर डाइवोर्स केस में ये ग्राउंड अगर प्रूव नहीं हो पाए, इनमें से कोई भी एक ग्राउंड अगर प्रूव नहीं हो पाता है, तो डाइवोर्स मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डाइवोर्स फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ग्राउंड होता है म्यूचुअल डाइवोर्स का। म्यूचुअल डाइवोर्स में पति और पत्नी आपसी सहमति से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसके अलावा कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके आधार पर डाइवोर्स लिया जा सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है जो हमको समझना है, क्या कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करके कोई ऐसा ग्राउंड बना सकता है कि इसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, कि इसमें सिचुएशंस को देखते हुए, दोनों पार्टनर्स की कंडीशंस को देखते हुए, उनकी मेंटालिटी को देखते हुए, उनके बीच में रिलेशंस को देखते हुए, क्या कोर्ट कोई ऐसा ग्राउंड प्रिपेयर कर सकता है, बना सकता है, या ऑब्जर्व कर सकता है अपने डिस्क्रिशन के अनुसार, जिसके आधार पर वो डाइवोर्स दे सकता है उन सभी ग्राउंड्स के इतर जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिए हुए हैं? तो इसका आंसर है हाँ। अब ये ग्राउंड कौन-सा है इसको समझते हैं। सो बेसिकली इस ग्राउंड का जो नाम है वो है इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन मैरिज। अब ये क्या चीज़ है? इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन मैरिज क्या है? इसको समझो। अगर दोनों ही पार्टनर्स का, पति और पत्नी, इन दोनों का रिलेशन ऐसी सिचुएशन में पहुँच गया है, जहाँ से दोनों का साथ में रह पाना मुश्किल है, दोनों साथ में अब नहीं रह पाएँगे, या हम ये कहें सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर उनकी शादी डेड हो चुकी है, उनकी जो शादी है, जो उनका रिलेशन है, वो बियॉन्ड रिपेयर है। अब उनका रिलेशन इतना कट गया है, इतना क्षतिग्रस्त हो गया है, इतना टूट-फूट हो चुकी है उसमें कि दैट इज़ बियॉन्ड रिपेयर। अब उसमें कोई रिपेयरिंग नहीं कर सकते हम। रिपेयरिंग करके हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। अगर उनकी शादी अनवर्केबल हो चुकी है, मतलब कि जो उनकी शादी है, जो उनका रिलेशन है, वो किसी काम का नहीं रह गया है, कोई काम नहीं होने वाला है। तो हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि जो उनका रिलेशनशिप है, उनकी जो शादी है, वो इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन हो चुकी है। वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसको सही ट्रैक पर ला पाना, ताकि दोनों आपस में मिल-जुल कर साथ में रहकर अपनी ज़िंदगी को बिता सकें, साथ में रह सकें, ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन में कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आखिर कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी? किन फैक्टर्स पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसी की शादी इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन हो चुकी है? इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसका कोर्ट एनालिसिस करती है, और उन फैक्टर्स का एनालिसिस करने के बाद अगर कोर्ट सैटिस्फाई हो जाती है कि शादी इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन हो चुकी है, डेड हो चुकी है, अनवर्केबल हो चुकी है, बियॉन्ड रिपेयर हो चुकी है, तो यहाँ पर कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर देता है। तो अब ये फैक्टर्स क्या हैं? इन फैक्टर्स को समझो। सबसे पहला फैक्टर है कि शादी के बाद दोनों ही पार्टनर्स के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप कब तक बना, दोनों साथ में कब तक रहे हैं। अगर सपोज करो कि शादी होने के बाद कुछ समय के लिए ही, 2-4 महीने के लिए या 1 आध साल के लिए सिर्फ वो साथ में रहे, उसके बाद से उन्होंने साथ में रहना बंद कर दिया, और जब तक वो साथ रहे तब तक ही जो है उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ, या बिल्कुल भी सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तब यहाँ पर कोर्ट को लगेगा कि शादी उनकी जो है इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन मैरिज की तरफ जा रही है। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर ये है कि जब से वो अलग हुए हैं, तब से क्या उनके बीच में कभी सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ, या वो आखिर कब से सेपरेट रह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि शादी हुई, 20 साल तक वो साथ में रहे, उसके बाद 2 साल से अभी साथ में नहीं रह रहे। तो यहाँ पर अब हम ये नहीं कहेंगे कि जो शादी है वो इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन हो चुकी है। इसके उलट अगर सपोज करो कि शादी के बाद वो 1 साल तक साथ में रहे, लेकिन अब 20 सालों से वो अलग रह रहे हैं, कभी उनका साथ में रहना हुआ ही नहीं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दूसरा फैक्टर है जिससे कोर्ट को लगेगा कि शादी इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन की सिचुएशन में आ चुकी है। तो ये दूसरा फैक्टर है। अब इसके बाद तीसरा फैक्टर क्या है, इसको समझते हैं। जब दोनों ही पार्टनर्स ने अलग रहना शुरू किया, एक दूसरे पर केसेस किए उन्होंने, तो एक दूसरे पर उन्होंने क्या-क्या एलिगेशंस लगाए हैं, जो एलिगेशंस हैं उनकी ग्रेविटी क्या है, आरोप जो है एक दूसरे पर गंभीर लगे हैं या सॉफ्ट नेचर के आरोप लगे हैं। तो ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है। कोर्ट इसको भी ऑब्जर्व करता है। अगर बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर कोर्ट समझ सकती है कि जो
उनकी कंडीशन है वो इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन मैरिज की तरफ बढ़ चुकी है। अब इसके बाद चौथा फैक्टर क्या है इसको समझते हैं। उनके बीच में जो केसेस चल रहे हैं या जो केसेस खत्म हो चुके हैं, उसमें कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आया था, उसमें कोर्ट ने क्या-क्या ऑर्डर्स पास किए थे। उन ऑर्डर्स से भी कोर्ट को ये पता चलता है कि सिचुएशन कहाँ पर पहुँच चुकी है, या उनकी शादी इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन मैरिज की कंडीशन में आ चुकी है। इससे भी ये पता चलता है। इसके बाद पाँचवें फैक्टर को समझते हैं। उन दोनों पार्टनर्स के बीच में जो केसेस चल रहे हैं, उसमें मीडिएशन कितनी बार हुआ, दोनों के बीच में काउंसलिंग कितनी बार हुई, और काउंसलिंग हुई तो उसका रिजल्ट क्या आया, ये चीज़ भी कोर्ट देखता है। अगर काउंसलिंग या मीडिएशन का इफेक्ट ज़ीरो है, उन दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो फिर फाइनली कोर्ट समझती है कि जो उनकी बीच सिचुएशन है, जो उनकी मैरिज की कंडीशन है, वो अब इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन मैरिज की सिचुएशन में आ चुकी है। तो बेसिकली इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कोर्ट ये डिसाइड करता है कि कोई शादी इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन हो चुकी है या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि हो चुकी है, तो कोर्ट फिर इस ग्राउंड पर कि कोई शादी इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन हो चुकी है, डाइवोर्स ग्रांट कर देती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।